का एक नया अंदाज और इस अंदाज के साथ एक नया शो इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम आपको ले चलते हैं पूर्वांचल, जो इस चुनाव का आखिरी और सबसे दिलचस्प चुनाव होगा। कुछ अलग ही बात है यहाँ की मिट्टी में। इतिहास से भी पुरातन, परंपराओं से भी पुराना। सुबह है बनारस की शान से सब वाकिफ है। गालिब का काबा-ए हिंद यही है। इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा मिलन होता है इस इलाके में। यूपी की सियासत में खास रसूख है पूर्वांचल का। यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर राही मासूम रजा ने पूरे इलाके को उंगता क्षेत्र कहा था। फागुन की हवाओं के साथ पूर्वांचल में चुनावी पारा भी दिनों दिन चढ़ रहा है। पूर्वांचल की समस्याएं तो बहुत हैं। गरीबी, बदहाली, बीमारी सब इस इलाके की पहचान रहे हैं। लेकिन क्या ये मुद्दे नेताओं की किस्मत तय करेंगे? लहर किसकी है, रुझान किस तरफ है, चुनावी बाजी कौन जीतेगा? अगर ये तय करना मुश्किल होता है तो पूर्वांचल में ये ना के बराबर होता है। आपसी रंजिश या फिर आपसी प्यार पार्टी समीकरणों से कहीं ऊंचा होता है। यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है पूर्वांचल। बाढ़, बुखार, बेरोजगारी और पिछड़ापन इसकी किस्मत में है। पर चुनाव के दौरान इस पिछड़ेपन से पूर्वांचल का कुछ लेना देना नहीं होता। अगर वोट पड़ता है तो जाति और धर्म के नाम पर। तो आइए इस बार देखते हैं इंडिया दिस वीक में कि पूर्वांचल में जात बोलती है या फिर काम बोलता है। वैसे जातिगत आंकड़ों और धर्म से इतर पूर्वांचल में इस बार अपनों का भीतरघात बड़ी समस्या है पार्टियों के लिए। पीएम के संसदीय क्षेत्र में टिकट बंटवारे पर उठे बवंडर को शांत करने में बीजेपी को मुश्किल आ रही है। यहाँ 7 बार से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का टिकट बीजेपी ने काट दिया। चौधरी साहब नाराज हैं। उनके समर्थकों में मायूसी है, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया है। श्यामदेव राय चौधरी की जगह नीलकंठ त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि नीलकंठ त्रिपाठी की कोई सियासी जमीन नहीं। वहीं टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता सुजीत सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 पर बीजेपी का कब्जा है। पीएम का संसदीय क्षेत्र बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है, लेकिन लगता नहीं कि पार्टी की राह आसान होने वाली है। अगर बागी नेताओं से बीजेपी परेशान है तो दूसरी ओर समस्या ये है कि काम कितना बोलता है। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के गोद लिए गांव जयापुर में हैं। 2014 में इस गांव को गोद लिया था पीएम मोदी ने। क्या लगभग 2.5 साल में जयापुर आदर्श गांव में विकसित हो पाया है? कितनी तस्वीर बदली है इस गांव की? क्या कहते हैं यहाँ के लोग? आदर्श गांव के मापदंड को क्या पूरा कर पाया है जयापुर गांव? बिजली, पानी सब बेकार है। वजह क्या है? वजह यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो अच्छे से किए नहीं काम। नाम तो बड़ा हो गया, काम तो कुछ नहीं होगा। केवल मिला एक बैंक मिला, बैंक पोस्ट ऑफिस के अलावा कुछ नहीं मिला। अब कमी क्या मैम, अब जैसे देख रहे हैं सड़क पर, तो सड़क पर काम हो ही रहा है। पानी टंकी बन ही रहा है तो अभी पानी उसमें नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के गांव का ये आलम है कि पानी की टंकी ज़रूर बनी हुई है पर पानी की सप्लाई नहीं है, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं है। पंप रूम ज़रूर है पर पंप में जो डीजल का जनरेटर है वो काफ़ी पहले चोरी हो चुका है। बिजली सप्लाई देने के लिए सोलर पैनल ज़रूर बने हुए हैं, पर जो सोलर प्लांट हैं और जो सोलर पैनल की बैटरीज हैं, 1/3 बैटरियां तकरीबन चोरी हो चुकी हैं। टॉयलेट्स बने हुए हैं, टॉयलेट सारे मेड इन गुजरात थे, पर कोई सा भी टॉयलेट काम नहीं कर रहा है। सारे के सारे टॉयलेट इस गांव में गुजरात से जो आए थे वो बंद पड़े हैं। सड़क का जो हाल है वो आप खुद देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है। आइए बात करते हैं गाँव की कुछ औरतों से, ये पता करते हैं कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। ये बताओ कि ये जो यहाँ गांव में क्या चीज़ की कमी है? बिजली, पानी आप लोग को ठीक मिलता है? पानी का दिक्कत है, नाला वाला पानी नहीं बह का नहीं। ये जो पीछे पानी टंकी लगी हुई है, इससे पानी नहीं आता? नहीं, अभी नहीं आता है। शुरू में आया मगर तो कुछ बिगड़ गया, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया है विकास को लेकर। इसमें दो राय नहीं की कोशिश हुई है,
लेकिन जमीन पर इसके लागू करने को लेकर थोड़ी दिक्कत जरूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूज नेशन ने पूरे मुद्दे पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की। प्रदेश के 73 सांसदों के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आदर्श गांव चयनित किए गए थे, वहां योजनाबद्ध तरीके से अधिकारियों को कोई काम नहीं करने देने के लिए खासकर प्राइम मिनिस्टर के कंस्टिट्यूएंसी में भी उन्होंने कुछ ऐसा करा है। नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी जो करने का काम कर रहे हैं, इसकी इतनी उनको सजा मिलने वाली है कि उनको अंदाजा नहीं। जयपुर में दिक्कतें हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि जयपुर मॉडल गांव के रूप में विकसित हो चुका है। अब पीएम ने नए गांव नागीपुर को गोद लिया है। आइए रुख करते हैं हम गाजीपुर की ओर और इस वक्त हम यहाँ की अफीम फैक्ट्री के सामने खड़े हैं। किसी ज़माने में पूर्वांचल की तूती बोलती थी, क्योंकि यह अफीम फैक्ट्री पूरे अंग्रेज़ी हुकूमत का आर्थिक केंद्र था और अगर अंग्रेज़ों ने दूसरा विश्व युद्ध जीता तो इसमें इस आर्थिक केंद्र का बहुत बड़ा हाथ था। पूरे पूर्वांचल का अफीम यहीं पर प्रोसेस होता था। आज के ज़माने में पूर्वांचल का क्या हाल है, हम आपको आगे बताएंगे। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक है पूर्वांचल। यहाँ की जमीन को सबसे उपजाऊ भूमि में से एक माना जाता है। आज़ादी के आंदोलन में अहम योगदान है इस इलाके का, लेकिन 70-80 के दशक में सियासी हवाओं का रुख ऐसा बदला कि बाहुबल इलाके की सियासी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कहते हैं कि यहाँ बाहुबली मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी और सबसे बड़े भाई जो मोहम्मदाबाद के विधायक हैं सिबगतुल्लाह अंसारी की चलती है। ये मेरे पे 107 भी नहीं है एक। हाँ, मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद से चुनाव नहीं लड़ रहे, सिबगतुल्लाह अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम मेरे पीछे ला करके मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती। सियासत पर बाहुबल का ग्रहण लगा है और विकास भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। अखिलेश सरकार के काम बोलता है कि नारे की क्या हकीकत है, ये सड़क इसकी तस्दीक करती है। यूपी के हाईवेज में काम कितना बोलता है, ये सड़क उसकी जीती जागती मिसाल है। बक्सर से गाजीपुर जाने वाला ये रोड 40 किलोमीटर का है और इसकी दूरी तय करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं और जो इसमें गड्ढे हैं गहरे ज़रूर हैं। पर इन कागज़ों के मुताबिक इस सड़क की ना सिर्फ मरम्मत हो चुकी है, पर ठेकेदार को इसका पूरा पैसा भी दे दिया गया है। एक सड़क दुर्घटना के बाद जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी तो एक्सीएन का जवाब था कि यह सड़क तो अनंत काल से ही टूटी हुई है। न्यूज नेशन ने पूरे वाक़ये पर सीएम अखिलेश यादव से भी बातचीत की। आप सुनिए सीएम साहब ने क्या कहा। बनारस से गाजीपुर आप आई हैं तो स्टेट हाईवे नहीं, वो नेशनल हाईवे। हम स्टेट हाईवे से जो छोटे छोटे टूटे फूटे हाईवेज हैं उनसे आए हैं और अब हम एक रोड आप मुझे ये बताओ गंगा पुल कहाँ क्रॉस किया आपने? सीएम गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सियासत के इसी भंवरजाल में फंसा है विकास का पहिया। नेता भाषण देते हैं, भरोसा देते हैं, जमीन पर होता कुछ नहीं है। तो ये थी तस्वीर पूर्वांचल की। आगे देखिए लालू प्रसाद और अखिलेश यादव एक साथ इंडिया दिस वीक पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहते हैं। इंडिया दिस वीक में हमारे साथ बात करने के लिए हैं चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। अखिलेश जी, ये बताइए कि चुनाव, मैंने यही सवाल लालू जी से भी पूछा, ये चुनाव आपके हिसाब से किधर जा रहा है, क्योंकि तकरीबन चुनाव अब ख़त्म ही हो गया एक तरह से। मैं तो पहले चरण से बता सकता हूँ। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और अब 6वें में वोट पड़ने जा रहे हैं। समाजवादियों के पक्ष में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जो बात मैंने पहले कही वो आज भी कह रहा हूँ कि 300 सीटों के लगभग दोनों गठबंधन पहुँचेगा। ये सारे की सारी पार्टीज यही कह रही हैं 300 सीट भाजपा को भी मिलेंगी, सपा को भी मिलेंगी और आपको भी मिलेंगी, ताकि यानी कि 900 सीटें हो जाएंगी फिर विधानसभा में। अगर आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, बीजेपी के लोगों ने कहाँ 300 से ऊपर की शुरुआत की थी और मऊ में आते आते गठबंधन की बात करने लगे। इस वक्त लालू जी आपके साथ बैठे हुए हैं। कायदे में देखा जाए तो इस वक्त नेताजी को आपके साथ होना चाहिए था, उन्हें कैंपेनिंग करनी चाहिए थी। वो दिल्ली में बैठे हैं, वो कैंपेनिंग नहीं कर रहे। ऐसा लगता है वो बहुत उदास और अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अगर नेताजी का आशीर्वाद हो और आपका आशीर्वाद हो, और मैं समझता हूँ कि नेताजी करते तो अच्छा है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कम से कम ऐसा क्यों? कोई तो बुजुर्ग है, सीनियर लीडर है जो हम पे आशीर्वाद बनाए हुए है, तो कम से कम मैं समझता हूँ नेताजी नहीं तो आपकी उपस्थिति से भरपाई हो रही है।
लालू जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी उपस्थिति से भरपाई हो रही है? हम लोग जवान हैं, अभी अखिलेश जी जवान हैं, तो पिताजी को कितना खटाया जाए। आप जवान हैं और नेताजी बूढ़े हो गए हैं। बुजुर्ग है ना, हमसे सीनियर हैं, और अखिलेश जी उनके जिगर के टुकड़ा हैं। यही तो आरोप लगता है अखिलेश जी पर और नेताजी पर कि फिक्स मैच था। यही आरोप लगाते हैं लोग बीजेपी वाले, वो अमर सिंह वगैरह सब बताया ही आपको बहुत सब बात। तो अखिलेश जी ने ठीक ही ना कहा कि जब बिजली नहीं मिल रही है वाराणसी में तो प्रधानमंत्री तार छू के बतावे, भाग चलता है लोग। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है, और इनकी ज़्यादा चिंता है दिल्ली के, इनका उल्टा गिनती शुरू होगा, इनको हटना है। इसका क्या असर होगा सो आपको बहुत इम्पैक्ट है नेशन। दो ये यूपी का जो चुनाव है, ये मैं दोनों से आपसे सवाल पूछती हूँ। यूपी का ये जो चुनाव है, आपको लगता है 2019 के लिए ये सेमीफाइनल होगा? सेमीफाइनल क्या मतलब, इसको फाइनल हो जाएगा। जब यूपी अब बिहार गया और यूपी गया, कलकत्ता गया, पंजाब जा रहा है, तो फिर इन लोगों को होश रहेगा क्या? ये होश हवास खो के सब बिलो बेल्ट बात करते चल रहा है बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री। अखिलेश जी, आप क्या बोलेंगे? जैसे लालू जी बोल रहे हैं कि वो बिलो द बेल्ट बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और उससे आपको लगता है कि चुनाव का रुझान बीजेपी की तरफ गया है, हवा उनकी तरफ बनी है? उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। कसब का भी बात करी उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोगों ने कम्युनल एज पे इलेक्शन करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया, जनता समझ गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे हट करके अब जूस पे बात कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जूस कौन सा है, ये नारियल पानी है कि जूस है। तो अब जब तक यहाँ आएंगे बनारस में, हो सकता है वो गन्ने का जूस होगा, बात करें। गन्ने का जूस। हालांकि बनारस में गन्ने का जूस तो है, लेकिन और भी चीज़ें हैं वहाँ बनारस में। आपसे एक सवाल है, जैसे मुसलमानों को वोट देने की, ये सीट्स देने की बात थी, आपने दिया। राजनाथ जी का कहना है कि बीजेपी को और सीटें देनी चाहिए थी मुसलमानों को, तो लगता है कि ये पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश करी है बीजेपी ने। ये बातें अब चुनाव में कहीं जाए वो कोई बात ठीक नहीं है। जिस समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा तो उनकी पार्टी है, वो निर्णय ले सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन चुनाव के दौरान ये बात कहना, ये बात ठीक नहीं। अखिलेश जी, आपने गधे जैसे शब्द इस्तेमाल करे, उससे लगता है कि थोड़े आप अभी ना समझ हो, थोड़ा सा आप ज़्यादा युवा नेता हो, और उससे जो नॉन यादव ओबीसी वोट्स हैं बीजेपी की तरफ, मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि मैंने कुछ कहा हो? मैंने तो विज्ञापन के बारे में बात की थी, और मैंने विज्ञापन के बारे में और विज्ञापन पे जो बातें कही जा रही थी उनके बारे में मैंने कहा था। मैंने किसी व्यक्ति या किसी लोगों के लिए नहीं कहा था। लालू जी जो साथ में बैठे हैं, उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो ये बात तो ठीक है। अगर वो बात मैंने कही और किसी को बुरा लगा, कोई इमोशनल हो गया, तो ये बात तो उनको नहीं लगनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ने बोला कि गधा का महत्व है, चीनी भी लदाता है और नमक भी लदाता है। तो गधा तो कभी कभी बोलता है, 24 घंटा बोलते हैं। अखिलेश जी ने तो कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी गधा है। अगर निकाल के दिखा दीजिए, ये तो जो नायक हैं अमिताभ बच्चन, उन पर कोई बात हुई थी कि नायक हो, वो भी गाइडेड लैंग्वेज में। कम से कम अखिलेश जी के मुंह से कोई फुहरपन, और कोई आदमी देश भर जानता है कि किस तरह से जवाब देते हैं। मायावती जी को भी बुआ ही कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं कहते हैं, रेस्पेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल ही करते हैं। नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं कि भाई आप कम से कम देश का प्रधानमंत्री हो, और आप बिलो बिल्ट बात मत करो। मनमोहन सिंह के प्रति क्या बोल दिया, रेन कोट पहन के और बाथरूम में। तो हम पूछा कि भाई ये किसका बाथरूम नहीं हारते हैं नरेंद्र मोदी। तो फुहरपन का इस्तेमाल ये लोग किया, और नतीजा है कि बिल्कुल जो बिलो बेल्ट श्मशान और वो जो बोली कब्रिस्तान का, तो ये बिल्कुल ये कम्युनलाइज, ये प्रमाण है, ये सबूत है कि इनका पैर उखड़ गया है, और ज़्यादा चिंतित है दिल्ली का अपना गद्दी बचाने के लिए, और वो बचने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरे को आप दोनों से। अखिलेश जी, बिहार में नीतीश जी और लालू जी ट्रेडिशनल एनिमीज़ माने जाते हैं, उन्होंने गठबंधन कर लिया, महा अलायंस कर लिया। आप भी अगर ऐसा अलायंस कर लेते बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, तो बीजेपी को या नॉन सेक्युलर फोर्सेस को दूर रखने में शायद ज़्यादा कायम रहते।
अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसलिए मतलब नहीं बनता कि 6वें चरण का चुनाव ख़त्म हो गया, अब 7वें में होना है। जो हमारी दूसरी पार्टी की नेता हैं उनके संबंध बीजेपी से बहुत अच्छे रहे हैं और कब मिल जाएं कोई अगर हंग असेंबली होगी तो आपको लगता है समर्थन करेंगे वो? मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हंग असेंबली वाले लोग डर गए हैं जनता का रुख देख करके। वो जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस को जनता ने मदद करने का फैसला लिया है। तो हंग असेंबली नहीं होनी, बहुमत की सरकार बननी है इस बार। बहुमत की सरकार बनेगी। लालू जी, अखिलेश जी, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था इंडिया दिस वीक का पहला एपिसोड पूर्वांचल के चुनाव को लेकर। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे खबरों का एक नया मुद्दा लेकर। इसी वक्त, इसी दिन देखते रहिए न्यूज़ नेशन।